सो वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो कि कैसे अगर एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा स्टॉक हम एक ग्रोइंग सेक्टर में से पकड़ते हैं तो चांसेस हैं कि हमारे जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो काइंड ऑफ मल्टी बैगर रिटर्न्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस किए। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में एक ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जिसमें अगर हम ग्रोथ विजिबिलिटी की बात करें तो वो सिर्फ अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल के लिए नहीं, ये ग्रोथ स्टोरी क्लियरली विजिबल है अगले 15 साल, 20 साल, इनफैक्ट अगले 25 साल तक की ग्रोथ स्टोरी हमें बहुत ही क्लियरली विजिबल आती है इस सेक्टर से। बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है, डिमांड बहुत अच्छी है और अगर हम रनवे ऑफ ग्रोथ देखें तो जैसे हमने डिस्कस किया 20-25 साल तक की ग्रोथ स्टोरी हमें इसमें नज़र आती है। तो बेसिकली ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। इस वीडियो में हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे कि ये सेक्टर है क्या, प्रोडक्ट कौन सा है, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो इसको कैटर करती हैं, किस तरीके की कंपनीज़ हैं, किस तरीके के कस्टमर्स को वो कैटर करती हैं, वो कस्टमर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका टारगेट कस्टमर क्या है, उनके मार्जिन्स कितने हैं, उन कंपनीज़ के मार्जिन्स कितने आते हैं इस तरीके के कस्टमर से, रिस्क क्या है कि इन कंपनीज़ का ऐसे कस्टमर के साथ डील करने में। सो बेसिक एक जनरल थीसिस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिविजुअल कंपनीज़ जो इस सेक्टर में डील कर रही हैं उनका बिजनेस मॉडल समझेंगे कि हर एक कंपनी किस तरीके से डील कर रही है, हर एक कंपनी का टारगेट कस्टमर क्या है, किस ज्योग्राफी में वो प्रेजेंस है अभी, एंड आने वाले टाइम में उनका आउटलुक कैसा है। सो 2 पार्ट में ये वीडियो रहेगा। स्टार्ट करते हैं इसको। सो सेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। हाउसिंग पूरा का पूरा अगर हम सेक्टर देखें तो बहुत ही ज़्यादा अंडर पेनेट्रेटेड सेक्टर है ये, बट इसमें रियल स्टेट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हाउसिंग सेक्टर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है। रियल स्टेट वी ऑल नो कि लास्ट जो 7-8 साल था वो काफ़ी ख़राब था पूरे रियल स्टेट सेक्टर के लिए, बहुत सारे इश्यूज़ हुए, बट पोस्ट कोविड वहाँ पे डिमांड बहुत बढ़नी शुरू हुई है और धीरे धीरे पूरा का पूरा रियल स्टेट सेक्टर भी इम्प्रूव कर रहा है। बट जब हम हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की बात करते हैं तो एक बहुत ही अच्छे स्पेस में है। और अगर हम कोई भी डेटा लें, चाहे गवर्नमेंट का डेटा लें या बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल कंपनीज़ हैं उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स को देखें तो ये क्लियरली विजिबल है कि अगले 20-25 साल इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। एक डेटा होता है जीडीपी टू मॉर्टगेज टू जीडीपी बेसिकली। सो मॉर्टगेज टू जीडीपी आपको ये बताता है कि एक कंट्री में उसके जीडीपी के अगेंस्ट कितना परसेंट लोन जो है वो होम लोन है। ये नंबर अगर हम बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए देखते हैं जैसे यूएस है या जर्मनी है, उनके लिए ये नंबर 55%, 40% के आसपास है। इवन चाइना के लिए अगर हम ये नंबर देखें तो 22-23% के आसपास ये नंबर है मॉर्टगेज टू जीडीपी। बट जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए ये नंबर सिर्फ 10%, 11% के आसपास है। तो हमें क्लियरली डिफरेंस समझ आता है कि डेवलप्ड नेशन 50%, 55% पे है, इवन चाइना 22-23% पे है, बट हम अभी सिर्फ 10-11% के आसपास हैं इन टर्म्स ऑफ मॉर्टगेज टू जीडीपी। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया के पास क्या है कि वी ऑल नो कि इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री है। हमारी जो एवरेज एज है वो 27 ईयर्स है। इसका क्लियरली मतलब है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री में वो अभी अपने वर्किंग फेज में है। एंड घर एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ही एस्पायरिंग फैक्टर है हर एक इंडिविजुअल के लिए। वी ऑल नो कि जब भी कोई अपना करियर स्टार्ट करता है एंड वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं अपने करियर में, तो घर एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए सबसे पहला गोल होता है कि हमें घर लेना है अपना। एंड अभी की हम डेटा जैसे हमने डिस्कस किया, ये चीज़ बहुत ही लो पे है, हम कह सकते हैं अपने ऑलमोस्ट लो पे है, 10%, 11% के आसपास मॉर्टगेज टू जीडीपी है। और क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रहा है, एंड हर एक चीज़ें अगर हम जीडीपी की ग्रोथ देखें तो वो भी 7%, 6% के आसपास है। आने वाले टाइम में भी 4-5 साल में क्लियरली रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये 6%, 7% की ग्रोथ इंडिया मेंटेन करेगा। तो ऐसे में जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो वी ऑल नो कि घर जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चीज़ है। एंड यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ क्लियरली विजिबल है।
इवन अगर हम देखें, हम अगर 40% 50% पे हमें पहुंचना है, तो यानी कि ये पूरा सेक्टर यहाँ से 10% से 4 गुना ग्रो कर सकता है, 4 गुना 5 गुना ग्रो कर सकता है। इवन अगर हम 20% भी पहुँचते हैं अगले कुछ सालों में, तो पूरा का पूरा सेक्टर डबल हो सकता है। अगर एक मैं इसका लाइव एग्जांपल दूँ, तो सेम ये सिचुएशन थी जब आईटी सेक्टर 90s में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे कुछ कुछ कंपनीज लिस्ट होना स्टार्ट हुई थी। दैन 2000 में टीसीएस लिस्ट हुआ था, उसके बाद बाकी की आईटी कंपनीज लिस्ट हुई थी। तो पूरा सेक्टर अगर आप देखो आईटी का, पिछले 20-25 सालों में बहुत ही ट्रिमेंडस काइंड ऑफ रिटर्न डिलीवर किए हैं पूरे के पूरे सेक्टर में। ऐसे में इन्फोसिस हो या टीसीएस हो या टेक महिंद्रा हो या विप्रो हो, ये सारे इस सेक्टर के लीडर्स रहे हैं। और अगर आप इनके रिटर्न्स देखो, इन इंडिविजुअल स्टॉक के रिटर्न देखो, तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करी है इन तीनों चारों कंपनीज़ ने पिछले 20 से 25 सालों में। ये क्यों पॉसिबल हो पाया? कि पूरा सेक्टर, क्योंकि पूरा सेक्टर ही इतने अच्छे से ग्रो हुआ है पिछले 25-30 सालों में, कि उसमें जो लीडर हैं वो ऑब्वियसली सेक्टर को भी आउट परफॉर्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग हायर रिटर्न्स। एक और एग्जांपल है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर का अगर पिछला डेकेड हम हटा दें, यानी 2010 से 2020 वाला फेस अगर हम हटा दें, जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हुए सेक्टर के लिए, काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड सामने आए, स्कैम हुए, एनपीएस के इश्यूज़ हुए, बैंक की बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, ये अगर पूरा एक दशक हम हटा दें, उससे पहले का 15-20 साल बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा, अच्छी ग्रोथ रही। एंड उसमें से अगर हम लीडर की बात करें, तो एचडीएफसी बैंक सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली इस बैंक को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ उनकी एसेट क्वालिटी, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कॉस्ट मैनेजमेंट, पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है उनकी अंडर राइटिंग के ऊपर, क्रेडिट अंडर राइटिंग के ऊपर, उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। और ट्रिमेंडस काइंड ऑफ वेल्थ डिलीवर किया है एचडीएफसी बैंक ने भी पिछले 20 से 25 सालों में। तो इससे ये चीज़ हमें क्लियरली समझ आ रही है कि अगर कोई सेक्टर अपने सेक्टर में ग्रोथ अवेलेबल है और सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसमें अगर हम 2-3 कंपनीज़ को आइडेंटिफाई कर लें जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हम एवरेज रिटर्न, यानी कि एवरेज रिटर्न कितना होता है? एवरेज रिटर्न बेसिकली अगर कोई इन्वेस्टर स्टार्ट कर रहा है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, तो उनका जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होता है वो 12%, 13% या एट मैक्स 15%, एक रैशनल रिटर्न हम कहते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन 15% के आसपास होनी चाहिए। बट ये 15% का रिटर्न आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है अगर आप इस तरीके से एक ग्रोइंग सेक्टर में एक अच्छी कंपनीज़ को बहुत अर्ली उनकी उनकी परफॉर्मेंस को पकड़ लें एंड उस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। तो वो 15% का रिटर्न, हम उस पर कोई कैपिंग भी नहीं लगा सकते कि वो 25% जा सकता है या 30% जा सकता है, बिकॉज जब सेक्टर ग्रो करता है एंड लीडर, आई मीन जो मिड कंपनीज होती हैं, जब वो लीडर में कन्वर्ट होती है और मार्केट शेयर गेन करना स्टार्ट करती हैं, तो सारा का सारा फोकस जो है स्टॉक मार्केट का, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका फोकस उसी पर्टिकुलर कंपनीज़ की तरफ जाता है। एंड हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जिस बिज़नेस की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लॉन्ग रन में वो स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न डिलीवर करता है। तो ये सारे एग्जांपल्स थे। सिमिलरली आज यही सिचुएशन पे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर खड़ा है, जहाँ पे रनवे ऑफ ग्रोथ हमें बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि बाकी की कंट्री से अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। 4-5 टाइम की ग्रोथ रनवे अवेलेबल है पूरे के पूरे सेक्टर के लिए। इनफैक्ट अगर हमें चाइना को भी मैच करना है तो हमें यहाँ से डबल करना पड़ेगा। तो रनवे ऑफ ग्रोथ बहुत अच्छी नज़र आ रही है इस पूरे सेक्टर के लिए, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए। और ये सिर्फ अगले 10 साल की नहीं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये अगले 20-25 साल के लिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टोरी है। एंड इसको चाहे हम आरबीआई के डेटा से कंपेयर करें या ग्लोबली जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके रिपोर्ट्स को अगर हम पढ़ें, तो सबका यही कहना है कि अगला जो 20-25 साल है वो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर रहेगा ये इंडिया के लिए। देन इसका थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट अगर हम देखें, तो हाँ, ये चीज़ हमें समझ आती है कि 10 से 40% यानी कि 4 टाइम ग्रोथ तो बहुत आराम से कर सकता है ये सेक्टर। इनफैक्ट अगर 20% भी करता है तो भी 10% से 20%, यानी कि पूरा सेक्टर ही डबल हो जाएगा। बट इसका कॉन्ट्राडिक्ट अब हमें ये देखना है कि रनवे ऑफ ग्रोथ तो अवेलेबल है, बट अभी ये सेक्टर किस सिनेरियो पे खड़ा है, अभी ये सेक्टर में चल क्या रहा है, क्या अभी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, या ऐसा तो नहीं है जैसे बहुत सारे लोग करते हैं मार्केट में कि होप इन्वेस्टिंग तो नहीं कर रहे हैं। होप इन्वेस्टिंग बेसिकली ये हो गया कि मुझे ये तो पता है कि 4 गुना हो सकता है या 3 गुना हो सकता है ये सेक्टर,
बट कब होगा ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। हम सिर्फ इस थीसिस पे तो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि हाँ आने वाले 20-25 साल में ये सेक्टर 20% या 30% होगा तो मैं सेक्टर में इन्वेस्ट कर देता हूँ। बिकॉज़ अगले 20 साल में अगर ये सेक्टर डबल भी होता है तो वो बहुत ही ख़राब रिटर्न होगा, क्योंकि इससे अच्छा रिटर्न तो मैं अपने बैंक में एफडी पे जनरेट कर सकता हूँ। तो पहला चीज़ तो ये है कि मुझे सेक्टर की विजिबिलिटी दिखनी चाहिए, वो मुझे दिख रही है। बट दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मुझे अभी करंट परफॉर्मेंस देखना है कि करंटली सेक्टर में चल क्या रहा है, कि क्या करंट परफॉर्मेंस कैसी है। सो अगर करंटली हम बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में बेसिकली दो तरीके की कंपनीज़ हैं, दो कैटेगरीज़ की कंपनीज़ हैं बेसिकली जो डील करती हैं। पहला है बैंक्स या एनबीएफसीज कह सकते हैं। जब मैं बैंक्स की बात कर रहा हूँ तो ये लार्ज कैप बैंक्स हैं, वेल मैनेज बैंक्स हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कोटक बैंक हो, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगर हम पीएसयू बैंक की बात करें, एनबीएफसी की बात करें तो बजाज फाइनेंस है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है। इस तरीके के बैंक्स और एनबीएफसीज हैं जो होम लोन को अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, जिनका मेनली प्रोडक्ट होम लोन भी है। इससे पहले एनबीएफसी में एचडीएफसी लिमिटेड, आई मीन जुलाई में ये मर्ज हुआ एचडीएफसी बैंक के साथ। उससे पहले एचडीएफसी लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी इंडिविजुअल होम फाइनेंस कंपनी थी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी। बट उनका जो मर्जर हो गया एचडीएफसी बैंक के साथ, उसके बाद में आज के टाइम पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस सबसे बड़ी कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में। सो पहला जो ये कैटेगरी है, ये जो बड़े बैंक्स हैं, बड़े एनबीएफसीज हैं, इनके जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं वो मोस्टली अगर हम देखें यानी 70-80% इनके जो कस्टमर्स हैं वो सैलरीड कस्टमर्स होते हैं, विच मीन्स कि सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स या ऐसे कस्टमर जिनका अपना कोई पर्सनल बिजनेस है या जो फ्रीलांसिंग करते हैं, उस तरीके के कस्टमर्स को बहुत कम टारगेट करते हैं ये बैंक्स और एनबीएफसी। मेन टारगेट जो होता है इनका वो सैलरीड कस्टमर्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज क्योंकि ये बड़े बैंक्स हैं, क्योंकि ये बड़ी एनबीएफसीज हैं, तो ये मोस्टली रूरल एरियाज़ में या टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ में जाना प्रेफर नहीं करते हैं। इनके लिए इनका जो मेन रिलेशनशिप होता है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एचएनआई, सुपर एचएनआई काइंड ऑफ कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप होता है इनका। वही इनके मेन डिपॉजिटर्स भी होते हैं एंड उन्हीं को ये बैंक अपने सारे प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करते हैं। और ये बैंक्स या एनबीएफसीज की अगर हम बात करें तो सिर्फ ये होम लोन में डील नहीं करते, इनके लिए बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, ऑटो लोन है, लोन अगेंस्ट पे प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी इन बैंक्स के पास होते हैं। इसके साथ में ये होम लोन करते हैं। सो इन बैंक्स का टारगेट ये होता है कि हम एक बड़ा कस्टमर पकड़ें जिसको हम ये सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल कर पाएँ, रैदर देन कि हम टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ में जाएं जहाँ पे हम सिर्फ होम लोन ही सेल करें। बिकॉज वहाँ पे इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उस कॉस्ट को मैनेज करने के लिए इनकी सोर्सेज ऑफ इनकम ज़्यादा अवेलेबल इनके पास नहीं रहेगी। तो चाहे एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, इन सारे बैंक का मेन प्रोडक्ट टारगेट कस्टमर जो है वो सैलरीड कस्टमर होता है। एक तो उससे सेफ्टी भी आती है, बिकॉज अगर कोई बिजनेसमैन है या अगर कोई फ्रीलांसर है तो चांसेस हैं कि अनसर्टेन सिनारियो में, जैसे कोविड था, तो वहाँ पे अगर कोई बिजनेसमैन है, उसके बिज़नेस में कुछ चैलेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से उनकी इनकम पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, तो ये पता लगा पाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो पाता है कि उनकी सिचुएशन कब जाके रिवाइव होगी। वीज़ा अगर कोई सैलरीड कस्टमर्स है तो इवन दो अगर उनकी जॉब चली भी गई है तो चांसेस हैं कि वो अगले कुछ महीनों में वापस से एम्प्लॉयड हो जाएंगे। एंड होम लोन जो है वो जैसे हमने कहा एक बहुत ही इमोशनल प्रोडक्ट है। घर एक बहुत ही इमोशनल चीज़ होती है एक इंडिविजुअल के लिए। तो इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल ये प्रेफर नहीं करता है कि वो होम लोन के ईएमआई में डिफ़ॉल्ट करे। अगर वो पर्सनल लोन का ईएमआई है या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई है तो इवन दो कुछ इंडिविजुअल, कुछ कस्टमर, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जो जिससे उनकी इनकम पे इफेक्ट पड़ा है तो उस केसेस में वो पर्सनल लोन की ईएमआई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बट अगर हम प्रायोरिटी बेसिस की बात करें तो होम लोन एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी इंडिविजुअल ने होम लोन लिया है तो उनकी वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी ये रहेगी कि मे बी अभी करंट सिनेरियो में मैं अपना ईएमआई पे नहीं कर पा रहा हूँ, बट एज सुन एज जब मेरी सिचुएशन ठीक होगी तो मैं वापस से अपनी ईएमआई को ट्रैक पे लेके आऊँगा। बिकॉज वहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी जाने का रिस्क है और वो रिस्क कोई भी इंडिविजुअल लेना नहीं चाहता, एक ये क्योंकि ये सिक्योर्ड प्रोडक्ट होता है। दैट्स वाई बैंक्स एनबीएफसीज जो हैं
अगर आप उनका बैलेंस शीट चेक करोगे पिछले 2-3 सालों का, जब से ये सेक्टर वापस से रिवाइव हुआ है, तो अगर हम उनका बैलेंस शीट चेक करें 2-3 सालों का, तो वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो इन बैंक्स के लिए वो होम लोन होता है। चाहे वो एचडीएफसी की बात करें या हम आईसीआईसीआई कोटक की बात करें, इनके पास अगर 10 प्रोडक्ट हैं तो 10 प्रोडक्ट में वन ऑफ द टॉप 3 प्रोडक्ट्स में होम लोन रहता है पिछले 2-3 सालों से। दूसरा, क्योंकि एक तो कंपोजिशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा इसके साथ में अगर हम इसकी ग्रोथ को कंपेयर करें, यानी कि 2023 में कितनी ग्रोथ हुई है कंपेयर टू 2022, तो वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट भी होम लोन ही है इन सारे बैंक्स और एनबीएफसीज़ के लिए। बिकॉज कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा डिमांड आनी स्टार्ट हुई है। जो कस्टमर्स 3 BHK 2 BHK में रहते थे, उनकी डिमांड हो गई कि वो 3 BHK 4 BHK में जाएं, बड़े फ्लैट में जाएं, बड़े विलास में जाएं। अगर एक घर है जहाँ पे जॉइंट फैमिली है, तो वहाँ पे वो न्यूक्लियर फैमिली को प्रेफर कर रहे हैं। सो जिसकी वजह से पूरे के पूरे सेक्टर में डिमांड बहुत अच्छी बढ़ी है पिछले 2-3 सालों में। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इन सारे बैंक्स का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो होम लोन है। देन अगर हम रिस्क की बात करें, तो ये क्योंकि ये बैंक्स एनबीएफसीज मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास कस्टमर्स को टैकल करती हैं, तो वहाँ पे रिस्क बहुत कम हो जाता है। उसमें भी ये सैलरीड कस्टमर्स को टैकल करती है, तो रिस्क और ज़्यादा कम हो जाता है। एंड क्योंकि रिस्क कम है, होम लोन में तो वैसे ही सिक्योर लोन है, तो एक ये भी फैक्टर है जिसकी वजह से रिस्क कम होता है कंपेयर टू पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड। सो क्योंकि रिस्क कम है, तो यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें या मार्जिन्स की बात करें, तो वो भी बहुत कम रहते हैं इन बैंक्स एंड एनबीएफसीज़ के लिए। अगर हम पर्सनल लोन देखें तो वहाँ पे 15% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है बैंक। क्रेडिट कार्ड में 36% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, एवरेज की बात कर रहे हैं। बट जब होम लोन की बात आती है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8%, 7.5%, 8.5% के आसपास आज के टाइम पे होम लोन पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है सारी की सारी टॉप बैंक्स। जिसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे बैंक्स जो डिपॉजिट रेज करते हैं अपने कस्टमर से, एवरेज डिपॉजिट रेट इनका होता है 4%, 4.5% के आसपास। यानी कि एफडी वगैरह मिला के या सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट मिला के जो भी ये इंटरेस्ट रेट देते हैं अपने डिपॉजिट में, वो एवरेज होता है 4-4.5%। और होम लोन पे पर्टिकुलर ये चार्ज करते हैं 8% के आसपास, यानी कि मार्जिन इनका निकल के आया 4-4.25% के आसपास। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं पर्सनल लोन से, तो वहाँ पे इनका मार्जिन कितना आता है, मिनिमम 11%, 10% के आसपास। सो ऑब्वियसली मार्जिन्स के कंपैरिजन में होम लोन जो है, एक तो वो सिक्योर्ड है, रिस्क बहुत कम है, और इसी की वजह से उसमें मार्जिन्स भी कम होते हैं इन बैंक्स एंड एनबीएफसीज़ के लिए। बट फिर भी बैंक्स और एनबीएफसीज़ क्यों पिछले 2-3 सालों में इस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा सेल कर रहे हैं, और उनकी बुक में, उनकी बैलेंस शीट में वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट होम लोन क्यों है? क्योंकि इस सेक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है पिछले 3-4 सालों में। अगर हम एवरेज ग्रोथ पकड़ के चलें, एचडीएफसी बैंक हो, इनका लोन बुक का अगर आप साइज़ देखें तो 17 लाख करोड़ का लोन बुक है। आईसीआईसीआई बैंक का लोन बुक 10 लाख करोड़ का है। कोटक बैंक का लोन बुक 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो इतनी बड़ी बुक है। एंड होम लोन का भी, होम लोन जो है वो इनका वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। सो इतने बड़े बेस पे ये तीनों चारों बैंक्स, ये जो टॉप बैंक्स है, टॉप एनबीएफसीज़ है, उनका अगर एवरेज ग्रोथ रेट हम देखें होम लोन के लिए, तो वो 15% से 18% के आसपास है पिछले 3 साल में। यानी कि एक तो बेस बहुत बड़ा है, साइज़ बहुत बड़ा है, बट उतने बड़े साइज़ पे भी कंसिस्टेंटली ये बैंक पिछले 2-3 सालों से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 15%, 18% पे ग्रो कर रहे हैं। तो इससे ये चीज़ हमें समझ आती है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा इकॉनमी में, कस्टमर्स की सिचुएशन पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, और लोग चाहते हैं कि आज वो अपना घर खरीदें या फिर अपने एग्जिस्टिंग घर को वापस से रेनोवेट कराएं, जिसकी वजह से हम इतनी अच्छी ग्रोथ देख पा रहे हैं इन सारे बैंक्स और एनबीएफसीज़ के लिए। सो ये एक कैटेगरी है जो टॉप क्लास कस्टमर्स को कैटर करती है। इसके बाद एक दूसरी कैटेगरी आती है जिसे कहा जाता है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। सो एक तो हो गया होम लोन, नॉर्मल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो मिडल या अपर मिडिल क्लास कस्टमर्स को कैटर करती है। इसके बाद एक दूसरी कंपनी, कैटेगरी ऑफ कंपनीज आती है जिनको कहा जाता है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जो बेसिकली उन कस्टमर्स को कैटर करती हैं जो लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सो लो इनकम ग्रुप बेसिकली अगर हम देखें तो जिनकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है, यानी सपोज फैमिली में अगर 2 या 3 पर्सन है जो जॉब करते हैं या अर्निंग करते हैं, उनकी सालाना इनकम जो है वो 3 लाख या उससे कम रहती है, 2.5 लाख 3 लाख के आसपास में सालाना इनकम रहती है। तो ये कस्टमर्स लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं।
और पिछले 10-12 साल से क्या हुआ है, उससे पहले तो एक्चुअली ये जो सेगमेंट था, ये बेसिकली कच्चे हाउसेस में रहते थे, बट पिछले 10-12 सालों में एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है इन कस्टमर्स का, एंड धीरे धीरे इनकी तरफ से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है कि अपने कच्चे हाउसेस को ये पक्के हाउसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वन ऑफ द रीज़न हम ये भी कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, जीडीपी भी बढ़ी है। सो क्योंकि हाथ में आपके इनकम बढ़ी है, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़े हैं, तो आप उसको स्पेंड करना चाहते हो, और स्पेंड करने के लिए सबसे पहली नीड जो है वो आपका अपना घर होता है। सो दैट्स वाई वहाँ से एक बहुत अच्छी डिमांड आई है पिछले 10-12 सालों में, जिसकी वजह से ये कस्टमर्स जो कच्चे हाउसेस में थे वो अब पक्के हाउसेस में जाने की डिमांड कर रहे हैं। एंड इनका जो एवरेज टिकट साइज़ होता है वो 5 लाख से स्टार्ट होता है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, और ये 20-25 लाख के आसपास रहता है। सो एवरेज टिकट साइज़ बहुत कम होता है, 5 लाख से 25 लाख। अगर हम इसको कंपेयर करें जो टॉप बैंक्स या एनबीएफसीज जिन कस्टमर्स को लोन देती है, उनका एवरेज टिकट साइज 40-50 लाख से स्टार्ट होता है, और ये 2 करोड़, 5 करोड़, आई मीन अपर लिमिट इसकी कोई भी नहीं है, 5 करोड़, 20 करोड़ तक की ये टिकट साइजेस होते हैं। वीज़ा वीज़ अफोर्डेबल हाउसिंग में मैक्सिमम टिकट साइज़ आपका सिर्फ 25 लाख तक जा सकता है। सो इन कस्टमर्स का माइंडसेट ये रहता है कि पहले हम एक छोटा सा कोई घर खरीद लें। ऑब्वियसली मेट्रो सिटीज़ या टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में ये नहीं खरीद सकते, बिकॉज यहाँ पे हाउसेस की जो प्राइसेस हैं वो मिनिमम 40 लाख 50 लाख से स्टार्टिंग होती है। सो दैट्स वाई इनका जो प्रेफरेंस रहता है वो टियर 3 टियर 4 सिटीज़ या रूरल एरियाज़, विलेजेस, जहाँ पे ये जॉब करते हैं, जहाँ पे इनकी इनकम होती है, उसके आसपास ये कोई अपना घर लेते हैं, पहले उसको थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं। देन सपोज़ अगर इन्होंने 20 लाख का लोन लिया 3-4 साल के लिए, उसकी ईएमआई को रीपे किया, देन आफ्टर 3-4 ईयर्स ये वापस से एक लोन लेते हैं 20-25 लाख का, उसको आगे और रेनोवेट करने के लिए या उसको आगे और बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से इनका माइंडसेट रहता है। अब क्योंकि टिकट साइजेस कम हैं, और क्योंकि ये लो इनकम ग्रुप को लोन दे रहे हैं, तो इस तरीके की कंपनीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन चार्ज करती है, बिकॉज यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आप कोई सिबिल स्कोर देख के जज नहीं कर सकते कि कस्टमर का क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, बिकॉज आपको कस्टमर को मॉनिटर करना है, उसकी इनकम देखनी है, उसका हाउस होल्ड देखना है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, और कल को इकॉनमी में कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जिस पे सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है। सो यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू टॉप क्लास वाले कस्टमर्स। सो क्योंकि यहाँ रिस्क ज़्यादा होता है, तो एवरेज अगर हम इंटरेस्ट रेट देखें इस कैटेगरी में, वो 15%, 18%, इवन 20% तक के रिटर्न्स चार्ज किए जाते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के द्वारा इन कस्टमर्स को। अब क्योंकि ये एक बैंक नहीं है जिनको डिपॉजिट रेज करना होता है, ये स्पेशल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, तो इनके जो कॉस्ट होते हैं वो बैंक से कम होते हैं। एंड ब्रांचेस खोलने की कॉस्ट होती है, नॉर्मल एक बेसिक आईटी इंफ्रा बिल्डअप करने की कॉस्ट होती है, सेल्स की कॉस्ट इनकी ज़्यादा होती है। सो ओवरऑल अगर हम इनकी मार्जिन्स देखें तो बैंक से बहुत अच्छे मार्जिन्स होते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं। सो जहाँ पे एक नॉर्मल बैंक जो है वो 4-4.5% का मार्जिन कमाता है होम लोन प्रोडक्ट के ऊपर, वहीं पे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो 8%, 10% तक के मार्जिन कमाती है हाउसिंग फाइनेंसिंग करने के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है टॉप क्लास कस्टमर्स और लो इनकम ग्रुप कस्टमर्स में व्हेन इट कम्स टू हाउसिंग फाइनेंस प्रोडक्ट। सो अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट की ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे पिछले 3 सालों में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ आई है। इवन जो इंटरनेशनल फंड्स हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है पिछले 5-7 सालों में इस स्पेस में, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े टियर 3 सिटीज़, टियर 2, टियर 1 मेट्रो सिटीज़ में घर अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उनकी एस्पिरेशन है कि उन्हें एक अपना घर चाहिए। तो वो बड़े बड़ी सिटीज़ के आउटर एरियाज़ में या अपने जहाँ पे उनकी शॉप है, जहाँ पे उनका डेली का काम है, जॉब है, उसके आसपास में वो अपना घर बिल्डअप करना चाह रहे हैं। एंड इसकी डिमांड अगर हम इसको कंपेयर करते हैं टॉप क्लास कस्टमर से, उससे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एवरेज ग्रोथ हमने वहाँ पे देखा था तो 15% से 18% की ग्रोथ थी, बट जब इस वाले सेगमेंट की बात आती है तो ग्रोथ ऑलमोस्ट 25%, 30% के आसपास एवरेज ग्रोथ है व्हेन इट कम्स टू अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट। हाँ, इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, बट
अगर कंपनीज रिस्क सही से एनालाइज कर लें तो इसमें मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं और रनवे ऑफ ग्रोथ, सिर्फ अगर पर्टिकुलर मैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं तो रनवे ऑफ ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है। होम जो टॉप क्लास कस्टमर्स हैं जो होम लोन लेते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा रनवे ऑफ ग्रोथ अवेलेबल है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। सो ये ओवरऑल हमारा डिस्कशन था हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडिविजुअल कंपनीज़ जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में डील करती है, उनकी करंट परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, प्रेजेंस क्या है एंड आने वाले टाइम में उनका आउटलुक क्या है और कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आज के टाइम पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और जिनका आउटलुक भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।